चलिए बेटा, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखते हैं बेटा, डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे ही, ठीक है। डिराइव बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रखे हैं और एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। अगर आपके पास एक कैपिटल एम मास का आर रेडियस का स्फेरिकल शेल है बेटा, स्फेरिकल शेल मतलब होलोस्फीयर, सारा जो मास है वो सरफेस पे है, देन यू नो इट वेरी वेल कि अंदर वाले हर पॉइंट पर आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आएगा तो अंदर वाले पॉइंट्स पर किसी एम मास को घुमाने में कोई वर्डन नहीं आएगा, और अगर वर्डन नहीं आएगा इसका मतलब हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम आएगा। सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना सबसे आसान है, सारा का सारा एम मास इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई आर। यही फॉर्मूला होता है बेटा, एम मास अगर आर डिस्टेंस पर है तो उसकी वजह से पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आर। इस सेंटर से तो सारा का सारा मास ही आर डिस्टेंस पे है, तो आप कह सकते हो कि अंदर पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम बाई आर। ये तो सेंटर पे हुआ। देन आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक किसी 1 kg के मास को ले जाने में कोई वर्डन नहीं है, कोई वर्डन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसका मतलब अंदर वाले हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम ही है बेटा। कितना बेटा? माइनस जी एम बाई आर। रही बात बाहर वाले पॉइंट की, देन यू नो इट वेरी वेल कि बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस मास विल बिहेव लाइक point mass placed at center. This mass will behave like point mass placed at center. तो बाहर वाले पॉइंट पर तो बड़ा जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। अगर आप बेटा मुझे इसमें ग्राफ पूछो तो बेटा ग्राफ इज वेरी इजी। ये रहा बेटा पोटेंशियल और ये रहा सेंटर से डिस्टेंस। जब तक सेंटर से डिस्टेंस माइनस जी एम बाई कैपिटल आर ही रहेगी, जब तक बड़ा सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ना हो जाए, और उसके बाद ये ले बेटा आउटसाइड पॉइंट पर तो तुम जानते हो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इस तरह से लगातार पोटेंशियल चेंज होंगे। फेयर एनफ, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अच्छा बेटा, बढ़िया पॉइंट है, याद रखना है, फॉर्मूला बेटा याद ही रखना है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज ये बड़ा रहा स्फेरिकल शेल। नाउ इज सॉलिड स्फीयर, कि सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे कैसे आएंगे उसे बेटा अपन याद भी रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। बेटा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे होंगे सुनिएगा। अगर आपके पास ये कैपिटल एम मास है बेटा, सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास बेटा वॉल्यूम में है, इसलिए आप बेटा रो डिफाइन कर सकते हो, दैट इज एम अपॉन वॉल्यूम। बेटा व्हाट्स द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। इस स्फीयर का लेट्स से बेटा रेडियस है आर, मास बेटा पूरा का पूरा ऐसे वॉल्यूम में है, ऐसे ठोस है ना। बाहर वाले पॉइंट पे आपको उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो होगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, एंड दिस सॉलिड स्फीयर विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर से बड़ा दूरी हमने लिखा रखी है आर। तो ये बेटा बाहर वाले पॉइंट पर आपका पोटेंशियल है। अंदर वाले पॉइंट पे बेटा, अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो लीजिए बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता के क्यू, के नहीं बेटा माइनस जी, क्यू नहीं बेटा एम, के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये ले बेटा, ये अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और अगर मैं कहूं कि बेटा बाहर वाले पॉइंट पे कितना है तो मैंने लिख ही दिया बेटा, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम बाई आर। ये अंदर वाले पॉइंट पे बेटा है, बाहर वाले पॉइंट पे। अगर आपको सेंटर पे निकालना है थोड़ा आर की वैल्यू को जीरो रख दो, आर की वैल्यू को जीरो रखते बेटा पोटेंशियल एट सेंटर आ जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी -3/2 जी एम अपॉन कैपिटल आर।
बेटा ये सेंटर का पोटेंशियल, अंदर वाले पॉइंट पर किसी भी जगह पोटेंशियल निकालना हो ये फॉर्मूला, बाहर वाले किसी भी पॉइंट पोटेंशियल निकालना हो ये वाला फॉर्मूला, सिंपल। अगर आप मुझसे पूछ लो कि सर पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सर ग्राफ कैसे आएगा, बेटा बनाते हैं पोटेंशियल वर्सेस आर। सेंटर से डिस्टेंस 0 हुई, मतलब सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, -3/2 GM/R। अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा उसके लिए एक चीज देखना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, V पर पावर 1 है और R पर पावर 2 है, तो पैराबोला आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, तो R² का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो पैराबोला आएगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, तो आप कह सकते हो कि पैराबोला विल बी लाइक दिस। लेकिन ऐसा बेटा सिर्फ और सिर्फ कब तक चलेगा, सिर्फ और सिर्फ R इज टू कैपिटल R तक ही चलेगा। जैसे ही कैपिटल R पहुंच जाएगा बेटा, फिर चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कैपिटल R मतलब बेटा सरफेस पर। ये तो बेटा पोटेंशियल एट सेंटर आ गया, पोटेंशियल एट सरफेस निकालना हो तो बेटा सबका आंसर एक ही आएगा, दैट इज -GM/R। और उसके बाहर तो बेटा आप लोग जानते ही हो, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप आएगा। ये तो है पैराबोला और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, फिर ना ये बेटा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेटा वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, सो ठीक है बेटा, वापस से फिर से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ Q को रिप्लेस कर दें M से और बेटा K को रिप्लेस कर दें -G से, बेटा बाकी आपका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं, ऐसे ही बेटा बाकी भी निकाल सकते हैं, निकालने नहीं बेटा अपन को ना, ऐसे इतने ही अपने काम के। एंड जैसे मैंने आपको बड़ा पहले भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारा सॉलिड स्फीयर के रिजल्ट है। सॉलिड स्फीयर के रिजल्ट सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सॉलिड स्फीयर जो है ना वो हमारे सारे प्लैनेट्स वगैरह ना उनको हम सॉलिड स्फीयर मानते हैं, तो उनकी सारी की सारी कैलकुलेशन बेटा वो उससे बन जाती है, हमारे सॉलिड स्फीयर वाली कैलकुलेशन या सॉलिड स्फीयर वाले फॉर्मूले से सारा काम बन जाता है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा रहता है। ठीक, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, जैसे हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल लिखा, अब बेटा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ मास है, ये बेटा मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ मासेस है और इस सिस्टम ऑफ मासेस का किसी m मास के पार्टिकल के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। ऑफ कोर्स कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। एक काम करो बेटा, इस m मास को हटा दो एक बार के लिए। इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है v, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है v। अगर मैं किसी m मास को इन्फिनिटी से उठाकर अगर यहां पर रख दूंगा तो उसके पास बेटा कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पूरे सिस्टम के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 1 kg के मास को इन्फिनिटी से यहां पर रखने के अंदर जो वर्क डन करना पड़ रहा था बेटा वो था आपका v मतलब बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो m मास को इन्फिनिटी से यहां पर स्लोली रखने में जितना वर्क डन होगा बेटा वो होगा v इंटू m। और ये जो वर्क डन है बेटा ये कहा जा सकता है, आप बोलो सर वर्क डन इज ऑलवेज चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बट बेटा स्लोली अगर लेकर आ रहे हो तो चेंज इन काइनेटिक तो जीरो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपकी चेंज इन पोटेंशियल है। इन्फिनिटी पर अगर हम पोटेंशियल जीरो मान लें तो बेटा यही आपका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली मास इनटू पोटेंशियल, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल। सिंपल सिंपल। एक इंटरेक्शन के सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मास, या दूसरे की वजह से पहले पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय उसका मास। जैसे आपको पसंद हो बेटा वैसे लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ 2 पॉइंट मासेस, बेटा 2 पॉइंट मासेस, आई हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट मासेस। सुनना बेटा, ये मेरे पास एक m1 मास, ये मेरे पास एक m2 मास,
और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बेटा, लेट से मेरे पास वो आर है। आराम सुनना बेटा, जल्दबाजी नहीं अपन को। तो इन m1 m2 को शुरुआत में भेज दो इन्फिनिटी, शुरुआत में भेज दो इन्फिनिटी, और पहले m1 को उठाकर यहां पर लाकर रख दो। अगर m1 को इन्फिनिटी से उठाकर यहां पर लाकर रखोगे तो इस m1 को अट्रैक्ट और रेपेल करने के लिए आस पड़ोस में कोई है नहीं, तो बेटा आप नेग्लिजिबल फोर्स से इस m1 मास को इन्फिनिटी से यहां पर ला सकते हो, तो आपका वर्डन आएगा 0। लेकिन अगर m2 मास को अगर आप इन्फिनिटी से यहां पर लाओगे तो बेटा आपको कोई ना कोई वर्डन तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर ऑफ कोर्स, 1 kg ब्लॉक को इन्फिनिटी से यहां पर लाने के लिए वर्डन करना पड़ता है मुझे m1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल, मैंने उसको लिख दिया v1। अगर 1 kg को इन्फिनिटी से यहां पर लाने के लिए वर्डन करना पड़ रहा है v1, तो m2 मास को लाने में वर्डन करना पड़ेगा v1 इंटू m2, और ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है बेटा यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो m1 की वजह से पोटेंशियल, बेटा m1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल आएगा माइनस gm1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई m2। ले बेटा, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा बेटा दैट इज माइनस gm1 m2 अपॉन आर। ऐसा ही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था बेटा, वहां पर शायद k q1 q2 अपॉन आर था, बेटा यहाँ पर माइनस gm1 m2 अपॉन आर है। मोर और लेस बेटा सेम ही है, वहां पर q1 q2 थे, वहां पर q1 q2 थे, यहाँ पर m1 m2 है, वहां पर k था, यहाँ पर माइनस g है। बेटा बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। आई होप दैट्स ओके। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बेटा आपके पास 3 मासेस हैं, ऐसे 3 मासेस है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, m मास m मास m मास, लेंथ l लेंथ l लेंथ l, ठीक है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, बहुत आसान सर ये तो। यहां पर सर ना 3 इंटरेक्शन है, इन दोनों का इंटरेक्शन है, इन दोनों का है, इन दोनों का। सर 3 इंटरेक्शन है तो 3 टर्म्स आएंगी, इन दोनों क्या आएगी जी एम एम अपॉन आर, बेटा सॉरी बेटा माइनस जी एम एम अपॉन आर। इन दोनों की आएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, माइनस जी एम एम अपॉन आर। आर मतलब बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एल है इसलिए आर की जगह मैंने एल लिख दिया। 3 टाइम्स कर दो बेटा, ये आंसर आ गया। कितनी टर्म्स होंगी मैं बेटा आपको पहले भी सिखा चुका हूं। अगर आपके पास n मासेस हुए तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी nc2, बेटा nc2 मतलब n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये बेटा आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये बेटा आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो आपको बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना हो तो आप इस तरह से बड़े आराम से पोटेंशियल एनर्जीज लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी रही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देख लेंगे बेटा, सारे काम हो जाएंगे अपन से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें हमारे पास है नहीं यार। हेडिंग लिखिए बेटा, next is gravitational potential energy near surface of earth। surface of earth या बेटा कोई भी प्लेनेट, ऐसे अर्थ होना जरूरी नहीं, कोई सा प्लेनेट। बेटा किसी भी प्लेनेट के सरफेस के आस पड़ोस में बेटा पोटेंशियल एनर्जीज कैसे लिखते हैं देखना। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई प्लेनेट, इस प्लेनेट का जो रेडियस है बेटा लेट्स दैट इज आर, इस प्लेनेट का जो मास है बेटा वो m। ऑफ कोर्स बेटा हम प्लेनेट को क्या मानेंगे, सॉलिड स्फीयर मानेंगे। इसकी सरफेस पर, बिल्कुल सरफेस पर एक पॉइंट है बेटा, वो उस पॉइंट पर मैंने एक m मास रख दिया, स्मॉल m मास रख दिया, फेयर एनफ। और मैंने इसको पोजीशन 1 बोल दिया, पोजीशन 1 बोल दिया। और इस m मास को हल्का सा बेटा आगे की तरफ उठा के मैं यहाँ ले आया, इसी m मास को उठा के यहाँ ले आया बेटा, दिस इज पोजीशन 2। और हाइट h, मैं पहले बोल दूँ बेटा हम अर्थ की सरफेस के नज़दीक वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक बार के लिए h जो है बेटा काफ़ी आपका छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखनी आती है। पोटेंशियल एनर्जी लिखना कौन सा मुश्किल काम है बेटा। मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे पोजीशन 1 पर, जब m मास का पार्टिकल 1 पोजीशन पर था, उस टाइम पर
इस एम मास और इस प्लेनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन था, उस इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो आप बोलोगे सर इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से, सॉरी बेटा प्लेनेट की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप बोलोगे सर प्लेनेट की वजह से, सर प्लेनेट की वजह से तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम जानते हैं सरफेस पर होता है -gm/r। फेयर इनफ। बाद में जब बेटा पोजीशन 2 पर पहुंच गया, अब क्या होगा? अब बोलो सर इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा बाहर वाले पॉइंट पर अर्थ की वजह से अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है तो अर्थ को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं? पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस है r+h, तो -gm/r+h। एज यू कैन सी दैट बेटा पोटेंशियल एनर्जी हैज चेंज्ड। बेटा पोटेंशियल एनर्जी में एक हल्का सा चेंज आ गया है। मैं आपसे पूछूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया है, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है U2 - U1, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से इसको माइनस करना, बेटा इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो बेटा मेरे ख्याल से GM/m ये तो कॉमन, 1/r -1/r+h। इट कैन बी रिटन एज बेटा GM/m r+h -r, बेटा ऊपर तो h बच गया, नीचे r/r+h बच गया। मैं यहाँ पर एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगाने के मूड में हूँ कि बेटा h जो है वो r के सामने बहुत छोटा है, और अगर h अगर r के सामने बहुत छोटा है तो दिस कैन बी नियरली रिटन एज r। तो मेरे पास एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया GM/mh/r²। कोई दिक्कत तो बेटा, ये तो r था, इसको भी r लिख दिया। बेटा ये GM/r² देखा देखा सा लग रहा है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल देखा देखा सा लग रहा है। सर ये तो हमारा स्मॉल g है, ये तो हमारा स्मॉल g है, तो पोटेंशियल एनर्जी में हल्का सा चेंज आ गया जिसकी वैल्यू है m इंटू इसको बेटा g/h। इसका मतलब अर्थ की सरफेस में नजदीक वाले पॉइंट्स पर अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बेटा हम mgh मान सकते हैं। ये बात mgh तुमने डायरेक्ट भी लिखी है बेटा कभी ना कभी, जब हमने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा था और सिंपल न्यूटन्स तो मोशन पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने mgh ही लिखे थे। उस टाइम हम बेटा g को कांस्टेंट मानते थे और बोलते थे कि बेटा mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो वर्क डन आएगा एक्सटर्नल एजेंट का m/g/h। बेटा तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली ऐसे आता था। तो बड़ा ठीक है, ये एक तरह से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था उसका एक स्पेशल केस है। ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब बेटा डिस्टेंसेस बहुत ही छोटी है। फेयर एनफ। चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, अगर मान लो बेटा, अगर मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए प्लैनेट। बेटा किसी प्लैनेट का किसी m मास के साथ इंटरेक्शन है, उसके साथ बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हैं। अब बेटा नजदीक वाले पॉइंट पर लिखने की जरूरत नहीं, हम जनरल निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि बेटा कोई m मास का पार्टिकल बेटा यहां कहीं है, पहले उसकी सेंटर से डिस्टेंस थी r1, और बाद में बेटा मैं इस m मास के पार्टिकल को यहां ले आया और सेंटर से डिस्टेंस हो गई है r2। मैं आपसे पूछूं बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से यहां पर पोटेंशियल। बेटा अर्थ की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा -gm/r1। बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप बोलोगे सर इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बट दैट इज ऑफ कोर्स -gm/r2। मैं अगर कहूँ कि बेटा मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पास ये GM/m तो कॉमन आ गया है, और बेटा जैसे ये कॉमन आ गया 1/r1 - 1/r2। ये बेटा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अगर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हुई तो, अगर डिस्टेंस बेटा छोटी सी हुई अर्थ के सरफेस बेटा, फिर तो आप जानते हो हमें क्या करना है, सिर्फ mgh लिख सकते हैं। अगर बेटा डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो मैं ऐसे लिख सकते हैं। आई होप दैट्स फेयर एनफ। आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, सुनिए बेटा,
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बड़े काम का है, सुनना बेटा। दैट इज एस्केप वेलोसिटी। दैट इज एस्केप वेलोसिटी। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई प्लेनेट का रेडियस जो है आपके पास कैपिटल R है, उसका जो मास है बेटा वो कैपिटल M है, फेयर एनफ। और इस प्लेनेट के सरफेस पर एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है, ठीक है ना। इस पार्टिकल को मैंने कोई ना कोई वेलोसिटी दी बेटा, मान लीजिए ऐसे, जैसे बेटा मैंने वेलोसिटी दी u, इस m मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी है u, और ऑफ कोर्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है u। फोर्स है इस तरफ तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी है इस तरफ, है कि नहीं। वेलोसिटी है इस तरफ, फोर्स है इस तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ, एक्सेलरेशन है इस तरफ। अगर मैंने वेलोसिटी कम दी तो बीच रास्ते में ही बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और पार्टिकल पलट कर बेटा वापस आ जाएगा, फेयर ना। अगर मैंने वेलोसिटी थोड़ी सी और ज्यादा दी, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो हो सकता है कि बेटा थोड़ा सा और दूर जाए बेटा, कहीं ना कहीं वेलोसिटी फिर से जीरो हुई और पार्टिकल पलट कर वापस आ जाए। वेलोसिटी कम होना तो तय है, क्योंकि अर्थ बेटा ऑफ कोर्स इस पार्टिकल को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पुल करेगी। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी और ज्यादा दे दी और इसकी वेलोसिटी घटते 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 बेटा ये पहुंच गया इन्फिनिटी पे। और जैसे इन्फिनिटी पहुंच गया, अब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर बाहर है तो अब ये अर्थ जो है, अर्थ या बेटा कोई प्लेनेट है, अब ये जो प्लेनेट है उस पर अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहा, और अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये वाला जो पार्टिकल है अब ये वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आएगा, बल्कि भाग जाएगा मतलब एस्केप कर जाएगा, निकल लेगा यहां से, वापस नहीं लौटना, निकल जाएगा बेटा यहां से, एस्केप कर जाएगा, वापस नहीं आएगा। इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो बेटा अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर अर्थ की वजह से किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा है ही नहीं, और ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है तो बेटा वापस बुलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब दिस मिनिमम वेलोसिटी required to escape the particle from gravitational field of planet is known as escape velocity। कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं पार्टिकल को कि पार्टिकल जो है वो अर्थ के, सॉरी बेटा प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। थोड़ा लिखना, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड to escape an object from gravitational field of a planet। किसी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देने के लिए कम से कम कितनी स्पीड चाहिए बेटा हमारी एस्केप वेलोसिटी। सर ये एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे कैसे बेटा? निकाल लेंगे, यहां पर वेलोसिटी कम से कम है तो ऑफ कोर्स बेटा यहां पर भी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए। बेटा यहां पर वेलोसिटी कम से कम हो सकती है 0+ मतलब बेटा 0 से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि अगर वेलोसिटी अगर 0 से थोड़ी सी भी अगर ज्यादा हुई, 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी हुई ना, तो अब वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा फोर्स तो लग नहीं रहा, वो तो इन्फिनिटी पे पहुंच गया और वो लगातार 1 मिलीमीटर पर सेकंड से चलता रहेगा और वापस लौट कर इस प्लेनेट के सरफेस पर नहीं आएगा। इफ दिस वेलोसिटी इज मिनिमम बट दैट वेलोसिटी शुड बी मिनिमम एंड दैट वेलोसिटी मिनिमम इज 0+ मतलब 0 से हल्का सा ज्यादा। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम उसे 0 ले लेंगे। इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूं? इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से पोटेंशियल, इसका तो मास और प्लेनेट की वजह से पोटेंशियल। बेटा प्लेनेट की वजह से सरफेस पर पोटेंशियल आता है -gm/r। फाइनली बेटा वहां पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 से थोड़ी सी ज्यादा, कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0 ले लो।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से बड़ा वहां पर पोटेंशियल, बड़ा अर्थ की वजह से पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम अपॉन अर्थ के सेंटर से दूरी। मेरे बच्चे बोले सर सेंटर से तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ठीक है बेटा ये वाली टर्म भी आपकी जीरो हो गई बेटा। ये एम से एम कैंसिल हो गया और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बेटा, देखना कितनी आ गई, मेरे ख्याल से आ गई √2 टाइम्स जी एम बाई आर। ये बेटा हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा, ये हमारे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला है बेटा। एक बात तो इसको मेरे बच्चे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर इट कैन बी रिटन एज 2gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। सर ये बड़ा बेवकूफ़ वाला तरीका है इसे याद करने का। अरे नहीं बेटा बेवकूफ़ नहीं है, ये जो gm अपॉन आर स्क्वायर बेटा इसको हम पहले से पहचानते हैं, इट इज स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो एक फॉर्मूला और हो गया दैट इज √2 टाइम्स g इंटू आर। ये ले बेटा। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो सरफेस से बेटा कम से कम कितनी वेलोसिटी दो कि पार्टिकल बेटा इन्फिनिटी तक चला जाए, उस एस्केप वेलोसिटी को निकालने के लिए 2 बेटा जी को लिख दो 9.8 इंटू बेटा रेडियस में बता चुका हूँ अर्थ का 6400 किलोमीटर है बेटा, किलोमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करो। रफली बेटा इसकी जो वैल्यू है ये 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आती है, या फिर बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बेटा बहुत तगड़ी स्पीड है ये किलोमीटर पर आर नहीं है बेटा, किलोमीटर पर सेकंड है। अगर आप चाहोगे किसी ऑब्जेक्ट को बेटा कितनी वेलोसिटी से फेंको कि बेटा अर्थ पर लौट कर वापस ही ना आए, तो बेटा वेलोसिटी कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा हुई तो बेटा पार्टिकल जाएगा 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 और इन्फिनिटी तक चला जाएगा बेटा, पलट कर वापस नहीं आएगा। तो अर्थ के लिए बेटा वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर इट, ऐसा नहीं कि बेटा अपन को याद करना हो इसको, है ना, दिमाग में ऐसा लोड मत लेना कि सर इसको याद करना है। बेटा याद बात कुछ नहीं करना अपन को, मेरे को ऐसे बेटा याद था इसलिए मैंने लिख दिया यार, ठीक है, ऐसा नहीं बेटा अपन को याद करना, ठीक है। आगे चलते, चलिए नेक्स्ट। ये तो हुई इसकी थ्योरी, इस पर सवाल करते हैं बेटा, और इस पर ना सवाल IIT ने खूब बेटा बढ़िया बढ़िया पूछ भी रखे हैं, और मैं भी आपसे पूछ लेता हूं बेटा, मैं भी आपसे पूछ लेता हूं यार ना। मैं आपसे बेटा 2 सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल तो बेटा ठीक है अपना ही मान लो, एक सवाल बेटा IIT एडवांस का सवाल, दोनों मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, बेटा कोई प्लेनेट, इस प्लेनेट का बेटा मास m, इसका रेडियस बेटा r, और प्लेनेट के अंदर इस तरह से बेटा आपने एक होल कर रखा है। होल मतलब बेटा ऐसे मान लो कि एक तरह से कुआं खोद रखा है प्लेनेट के अंदर, और ये ले बेटा कुआं खोद रखा है और वो भी कोर तक बेटा, कुआं मतलब वेल खोद रखा है, और बेटा वेल की डायमेंशंस ऑफ कोर्स प्लेनेट के डायमेंशन के सामने बेटा बहुत छोटी है, तो आप इसे अब भी बेटा सॉलिड स्फीयर ही मान सकते हैं बेटा। बाकी जी का आपका सॉलिड स्फीयर वैसा का वैसा ही है, बस बेटा आपने एक होल खोद रखा है इस तरह से। ये बेटा सेंटर वाला पॉइंट है C, ये बेटा जैसे मैंने कहा कि आपने एक वेल खोद रखा है। इस पूरे प्लेनेट के कोर पर एक m मास का पार्टिकल है, और मैं बेटा इसको बाहर की तरफ ऐसे फेंकना चाहता हूं विद सम वेलोसिटी, लेट्स से बेटा वेलोसिटी इज v। v बेटा आपकी एस्केप वेलोसिटी है। फाइंड एस्केप वेलोसिटी, बेटा एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे बेटा। इस m मास को जैसे आपने बेटा वेलोसिटी दी इस तरफ, आप जानते हो कि सॉलिड स्फीयर के अंदर बेटा ग्रेविटेशन फील्ड होती है अंदर की तरफ, तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ। इसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, बाहर जाने के बाद भी m मास के पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे और अर्थ का ग्रेविटेशन पुल ऐसे, वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, बीच रास्ते में अगर कहीं पर वेलोसिटी 0 हो गई बेटा पार्टिकल पलट कर वापस आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि बेटा पार्टिकल पलट कर वापस आए, तो पार्टिकल की अगर वेलोसिटी 0 हो भी रही है तो बेटा कहाँ जाकर 0 होनी चाहिए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इन्फिनिटी जाकर होनी चाहिए। 0 नहीं बेटा 0 प्लस, 0 प्लस मतलब बेटा 0 से चिन्नी सी ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा।
अब पार्टिकल इन्फिनिटी पहुंच गया है, अब अर्थ की वजह से वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड तो है नहीं, तो बड़ा अंदर की तरफ पुल तो है नहीं, और जो उसकी चिन्नी मिन्नी वेलोसिटी है वो लेकर वो लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और वापस पलट कर नहीं आएगा, और हम ऐसा कैसे कहेंगे कि ये हमारा जो m मास का पार्टिकल है ये एस्केप कर गया है। फेयर इनफ। यहां से लेकर यहां तक मैं कहूं कि बेटा मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के दिखाओ, आपको हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बेटा इनिशियल काइनेटिक इज हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल बेटा कहीं आप भूले तो नहीं, इनिशियल पोटेंशियल होगा अर्थ की वजह से यहां पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय m मास। बेटा पता नहीं आप भूले नहीं भूले, मैं लिख देता हूं m मास का पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से पोटेंशियल। बेटा अर्थ की वजह से पोटेंशियल आएगा -3gm/2r। बेटा याद तो ना यार, अंदर वाले पॉइंट पर किसी भी जगह बेटा पोटेंशियल था बेटा -3gm/2r क्यूब इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। सेंटर पर निकालना हो तो स्मॉल r को 0 रख दो। बेटा चलते 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 इन्फिनिटी पर गया तो काइनेटिक एनर्जी 0, इन्फिनिटी पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी तो 0, क्योंकि बेटा अर्थ से डिस्टेंस हो गई इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0। ये m मास निपटा, 2 से 2 निपटा। बेटा मेरे ख्याल से एस्केप वेलोसिटी का बढ़िया सा आंसर आ गया। बेटा बोलना कितना आंसर आ गया? बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया √3gm/r। दिस इज अवर एस्केप वेलोसिटी। नॉट टू रिमेंबर, याद थोड़ी करना बेटा, सवाल है तो याद वो जरूर कर सकते थे कि हाँ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी, ये थोड़ी याद करेंगे बेटा, है कि नहीं। आगे चलिए बेटा। बेटा दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी। आगे चलिए बेटा, एक और सवाल। बेटा ये सवाल थोड़ा बेटा मैं बेकार वैल्यूज के साथ दे रहा हूँ, अच्छी वैल्यूज के साथ नहीं है, लेकिन आप एक्सप्रेशन बना के छोड़ सकते हो। मैं बेटा खराब वैल्यूज के साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि IIT JEE एडवांस में एग्जैक्टली इन वैल्यूज के साथ ये सवाल पूछा था यार, है ना। मैं बेटा उसमें कुछ मतलब मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज बेटर दे सकता था, लेकिन ठीक है बेटा मैंने सोचा कि एक सवाल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही हो जाए। तो बेटा सवाल ऐसा था कि ये बेटा आपके पास मून है। बेटा मून को अगेन आपको बेटा एक सॉलिड स्फीयर ही मानना है बेटा। मून का बेटा मास कैपिटल M है और मून का जो रेडियस है बेटा वो आपके पास R है। फेयर इनफ। अब ये कह रखा था कि बेटा मून के अंदर ऐसे एक गड्ढा हो रखा है, क्रेट बोल रखा था बेटा सवाल के अंदर, ऐसे बेटा एक होल हो रखा है, गड्ढा हो रखा है, और इस गड्ढे में R/100 की डेप्थ पर एक m मास का पार्टिकल है। ये बेटा मून की सरफेस है, मून की सरफेस के अंदर एक वेल है, ये बड़ा गड्ढा है, क्रेट शब्द यूज कर रखा था बेटा CRATE, और इसके अंदर R/100 डेप्थ पर एक m मास का पार्टिकल है। इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये भाग जाए वापस ना आए। इट मीन्स दैट हमसे क्या पूछ रहे बेटा? एस्केप वेलोसिटी पूछ रहे। कर लेंगे। ये m मास का पार्टिकल चलते 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 इन्फिनिटी पर पहुंचा, और इन्फिनिटी पर इसके पास पोटेंशियल सर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए 0+, क्योंकि स्पीड है 0+। तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर इन्फिनिटी तक TMEC लगाना है। हाँ बेटा बिल्कुल लगाना है, लगा दे बेटा TMEC। इनिशियल काइनेटिक हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी? इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय मून की वजह से यहां पर पोटेंशियल। बेटा मून की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है क्या? हाँ सर आती है। पोटेंशियल एनर्जी होगी -g मास ऑफ बेटा क्या नाम है उसका मून -gm/2r क्यूब इंटू बेटा 3r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r मतलब बेटा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अरे बेटा ये था स्मॉल r, और स्मॉल r तो बेटा आप जैसे आप देख पा रहे हो बेटा दिस इज 99r/100। बेटा दैट इज 99r/100। ले बेटा बेटा क्या लिखा? इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल इज इसका तो मास
और मून की वजह से हमारे पोटेंशियल, मून की वजह से पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। स्मॉल r² मतलब बेटा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वैसे तो 0 प्लस, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0 ले लूँ, प्लस बेटा क्या था पोटेंशियल एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो 0। ये बेटा आपका आंसर आ गया। बेटा कर लेना इसको सॉल्व, बेटा आपका आंसर आ गया। मैंने बेटा ये जानबूझ के बेटा ये r/100 लिया, मैं बेटा स्कोर भी आसान ले सकता था, लेकिन बेटा मैंने सोचा कि यार एक वैल्यू बेटा वही लूँ जिससे आपको थोड़ा टेस्ट का भी आइडिया लगे कि कई बार IIT वाले ना सवाल आसान पूछ लेते हैं और वैल्यूज थोड़ी सी टफ दे देते हैं। तो बेटा IIT जी एडवांस का सवाल था, मैंने वैल्यूज़ बेटा मोर और लेस वही लिए, मैंने बस लैंग्वेज स्किप किए बेटा, बाकी मैंने आपको सारी बातें इसमें बताई थी। आई होप इट विल वर्क। आगे चलिए, नेक्स्ट इज एक सवाल और बेटा, एक सवाल और, थोड़ा सा हल्का सा अलग टेस्ट है, सुनिएगा। क्वेश्चन इज लाइक दिस, बेटा कोई प्लेनेट का मास m, रेडियस r, बेटा सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r, बेटा ऐसे पूरा का पूरा एक वेल खोद रखा है, ऐसे बड़ा वेल खोद रखा है ऐसे, ये m मास का बड़ा पार्टिकल है, ठीक है ना। ये बड़ा आपका पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर, यहां से पार्टिकल को बड़ा हमने किसी न किसी वेलोसिटी v से फेंक दिया। अच्छी बात है, ये जो वेलोसिटी v है ये सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसके बराबर है। ये जो वेलोसिटी है ये किसके बराबर है? सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए उसके बराबर है। ऑफ कोर्स बेटा यहां पर एस्केप वेलोसिटी क्या चाहिए, याद करो बेटा, सरफेस पर चाहिए थी √2gm/r और यहां पर चाहिए थी √3gm/r, तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी चाहिए और यहां पर वेलोसिटी दी कितनी है, यहां वाले एस्केप दे दी, तो इसका मतलब बड़ा पक्की बात है कि इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा, बीच में किसी रास्ते से पलटकर वापस आ जाएगा। सही बात है बेटा, बड़ा लिखना v is equal to escape velocity from surface, सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी थी उसके बराबर है। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल मतलब बेटा m मास, फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट, बेटा प्लैनेट की सरफेस से मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी वेलोसिटी बेटा घटेगी 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 घटेगी, बेटा कहीं ना कहीं जाकर बेटा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। मान लेते हैं कि बेटा सेंटर से जो दूरी है बेटा वो है r, हालांकि बेटा मुझे पूछी कहाँ से है, सरफेस से, एक ही बात है बेटा, वो सिर्फ कैपिटल R का अंतर है, हम देख लेंगे यार। यहाँ बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और बेटा उसके बाद पार्टिकल पलट कर वापस, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल पुल तो अंदर की तरफ लाएगा, थोड़ा पार्टिकल वापस यूँ आएगा, एस्केप नहीं करेगा। सर कैसे करें, सब हो जाएगा बेटा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर रिलेट करनी है तो TMAC इज बेस्ट। अब तो TMAC लगाओ, बेटा लगाता हूँ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक हाफ m बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर, बेटा मैंने बोल ही दिया है कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, बेटा यहां पर वेलोसिटी है सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो, बेटा सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी होती है √2gm/r प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी है इसका तो मास, इसका तो मास, और स्फीयर की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, बेटा स्फीयर की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल होता है अंदर वाले पॉइंट पर नहीं बेटा, सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल होता है -3/2gm/r। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बेटा फाइनल तो रुक गया है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेटा मेरे पास m तो मास
मल्टीप्लाइड बाय एम मास बेटा यहां पहुंच गया, मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से यहां पर पोटेंशियल, बेटा अर्थ की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। बाहर वाले पॉइंट पर बेटा मेरे ख्याल से पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आई। स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम निपटा, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम निपटा, बड़ा कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी निपटा, बड़ा 2 से 2 निपटा, बड़ा मेरे पास आ गया दैट इज 1 बाई आर माइनस 3 बाई 2 आर, बड़ा चेक करना सही लिखा क्या मैंने, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर। बड़ा देखना ये 2r तो बड़ा मेरे पास एलसीएम आ गया, बट दैट इज 2 माइनस 3, बेटा दैट इज माइनस 1 अपॉन 2r। बेटा कैलकुलेशन चेक करता, दैट इज इक्वल्स टू बेटा कितना माइनस 1 अपॉन आर, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई है 2r, बट 2r इज नॉट द आंसर। बेटा बेवकूफ़ी मत कर लेना, 2r तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है, बेटा मुझसे पूछी गई है सरफेस से दूरी, बेटा ये 2r है ये r है, तो बेटा बाकी बची r ही है। तो सरफेस से बेटा मैक्सिमम हाइट पूछिए, एंड सरफेस से बेटा मैक्सिमम हाइट कम्स आउट टू बेटा कितनी, कैपिटल आर। ये बेटा अपना आंसर है, बड़ा ही अपना आंसर यार। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा इस तरह से हम सारे के सारे बेटा पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के सवाल निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बेटा इसमें टास्क है नहीं, और मेन चीज़ सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल लिखना आना चाहिए भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है तो बेटा हम सारा का सारा काम निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेयर एनफ। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेटा एक थोड़ा तगड़ा सा एग्जाम्पल, और ये बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, पुराने ज़माने का आईआईटी एडवांस का सवाल है, और बेटा उस टाइम जब पेपर सब्जेक्टिव पूछते थे, ऑब्जेक्टिव पेपर ही नहीं पूछते थे, उस टाइम का बेटा सवाल है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और पूरी बेटा अच्छी खासी इसमें बातें होंगी। तो सुनो बेटा, बढ़िया सवाल है, ठीक है, सुनना बेटा। क्या सिचुएशन है, ये बेटा आपके पास मून है, मून का रेडियस है बेटा a, और इसका मास है बेटा कैपिटल है, बेटा दिस इज मून। फेयर एनफ। यहां से कुछ डिस्टेंस बेटा ऐसे अर्थ है, ये बेटा अर्थ है, अर्थ का रेडियस 2a है, और इसका मास जो है बेटा वो 16m है। दिस इज मून, दिस इज अर्थ। फेयर एनफ, ठीक है ना। अर्थ की सरफेस पर बड़ा एक पार्टिकल है ऐसे, मास बड़ा उसका चलिए m है, ठीक है। इस पार्टिकल को बड़ा ने कोई ना कोई वेलोसिटी दी ऐसे मून की तरफ। सवाल बेटा ये है कि मैं इस पार्टिकल को कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं, कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये पार्टिकल मून सरफेस पर लैंड कर जाए, ठीक है ना। आईआईटी जी एडवांस का जो एग्जैक्ट सवाल था बेटा बिल्कुल वैसे ही बोलता हूं, उसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट ये था कि इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये मून पर लैंड कर जाए, और दूसरा सवाल ये था कि मून पर जब लैंड करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दो सवाल थे बेटा, दोनों लिखते हैं बेटा। पहला, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v so that particle can land on moon। बेटा मून पर लैंड कर जाए। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात में क्या करता है, हाँ दूसरी बात बेटा, दूसरी बात में क्या करता है, जब मून पर लैंड करेगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v डैश। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल
व्हेन इट लैंड्स ऑन द मून। जब बेटा मून पर लैंड करेगा तो स्पीड कितनी होगी? आई मीन टू से दैट बेटा आई वांट टू फाइंड आउट वी डैश। ठीक है बेटा, वी भी निकालना है और वी डैश भी निकालना है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर वी कम से कम है तो सर वी डैश को कम से कम कर दो, सर 0 कर दो। नहीं बेटा, इसमें एक लोचा है, लोचा समझाऊंगा बेटा, सुनना इस बात को, सुनना। इस पार्टिकल पर इस टाइम पर 2 फोर्स लग रहे हैं। अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, मून अपनी तरफ खींच रहा है। ऑफ कोर्स यहां पर अर्थ का फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है और मून का फोर्स, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड कम है। तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स बड़ा किस तरफ आएगा? अर्थ की तरफ आएगा। वेलोसिटी है इस तरफ, फोर्स है इस तरफ, लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी। यहां कहीं कोई बेटा बीच में कोई पॉइंट आया तब भी बेटा कहानी यही है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है और पॉइंट नजदीक भी है बेटा अर्थ के, तो अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो बड़ी आएगी और मून के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी बेटा वो छोटी आएगी। ये एरो बड़ा दिखाया बेटा, ये एरो छोटा दिखाया। इस कारण से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी और ये एम मास जब यहां पहुंच जाएगा तब बेटा इस पर फोर्स तो इधर ही आएगा, फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, लगातार वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी। लेकिन एक बात और नोटिस करना कि जैसे जैसे आप अर्थ से दूर और मून के नजदीक जा रहे हो वैसे वैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों बराबर हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा ऐसा। सर वो पॉइंट आपके लिए बराबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बड़ा सुनना, जब इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर हो जाएगी तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर हो जाएगी 0। सुनना, इसके जस्ट आगे अगर जाऊंगा तो ऑफ कोर्स आगे वाले पॉइंट पर तो अर्थ की और कम हो जाएगी और मून के नजदीक जाओगे तो मून की और बढ़ जाएगी। तो यहां इधर वाले पॉइंट पर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो मून की तरफ हो जाएगी और जैसे ही नेट ग्रेविटेशनल फील्ड मून की तरफ होगी तो एम मास का पार्टिकल अगर यहां पर पहुंच गया तो उस पर फोर्स भी मून की तरफ होगा और अगर मून की तरफ होगा तो इस एम मास के पार्टिकल को मून अब अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप तो सिर्फ ये इंश्योर करो कि पार्टिकल चलते 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 ये वाला जो पॉइंट है ना जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हुई है इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। क्योंकि 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 यहां से लेकर यहां तक के मोशन में तो फोर्स इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, जो लगातार वेलोसिटी घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं। इस पॉइंट को क्रॉस करते ही फोर्स इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, जो सटाक से बड़ा मून जो है वो इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेगा। तो आपको अगर मून तक पार्टिकल को अगर पहुंचाना है तो आप तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को इस पॉइंट को क्रॉस करा दो। इस पॉइंट को अगर पार्टिकल ने क्रॉस कर लिया उसके बाद तो जैसे वो मून के नजदीक पहुंचेगा ना मून की ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ी हो जाएगी, अर्थ की कम हो जाएगी और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे एम मास के पार्टिकल को मून अपनी तरफ खींच लेगा। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। सर ये कहां से होगा? अभी चेक करता हूं बेटा। ये डिस्टेंस है x। अच्छा बेटा एक मिनट में, बड़ा सवाल में एक इंफॉर्मेशन देना भूल गया। सवाल में ये गिवन है कि दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस 10a है। बेटा दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस 10a है, बेटा एक गिवन है, ठीक है ना। तो जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हुई है ये डिस्टेंस x, बेटा ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स 10a माइनस x। यहां पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है इस बात का अर्थ है कि मून के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज g m अपॉन मून के सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर और अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है g 16m अपॉन अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस 10a माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों बराबर होनी चाहिए बेटा। जी एम बेटा कैंसिल होना चाहिए बेटा। ये इसका 16 टाइम्स है तो रूट को हटा दूंगा तो बेटा ये इसका 4 टाइम्स होगा। तो बेटा मेरे ख्याल से आप कह सकते हो कि
16 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 4x इज इक्वल्स टू 10a माइनस एक्स, बड़ा x की वैल्यू आ गई है 2a, x की वैल्यू 2a आ गई है, तो बड़ा ये वैल्यू आ गई है 2a, तो बड़ा ये वाली वैल्यू आ गई है 8a। तो कहानी बड़ा कैसी है मैं उसके बाद रिपीट कर रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि बड़ा देखना कि ये आपकी अर्थ और ये बड़ा आपका मून, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 10a, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 10a, यहां कहीं बड़ा कोई पॉइंट है जो यहां से 2a है और अर्थ के सेंटर से ऑफ कोर्स डिस्टेंस 8a है। ये जो पॉइंट्स होंगे इन पॉइंट्स पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा है, तो m मास के पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ। इन पॉइंट्स पर मून का ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा है, मून का ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा है, तो m मास के पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो अगर आप m मास के पार्टिकल को यहां पर किसी वेलोसिटी से v से अगर फेंकना चाहते हो तो यहां से यहां तक का मोशन तो रिटार्डेड है और यहां से तक का मोशन एक्सेलरेटेड है। तो अगर आप चाहते हो कि m मास का पार्टिकल किसी तरीके से अगर मून तक पहुंच जाए तो आप तो सिर्फ ये इंश्योर करो कि पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए जहां पर उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, क्योंकि यहां से तक का मोशन रिटार्डेड है, उसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, बीच रास्ते में कहीं अगर वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल पलट कर आ जाएगा। फिर वेलोसिटी अगर तुमने ज्यादा दी पार्टिकल वेलोसिटी कम होगी, यहां कहीं अगर वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल पलट कर आ जाएगा। वेलोसिटी और ज्यादा पार्टिकल गया, इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर लिया तो उसके बाद बड़ा वेलोसिटी भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, बड़ा सड़क से मून उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर तुझे बड़ा यहां पर वेलोसिटी कम से कम चाहिए तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी तू कम से कम ले। इस पॉइंट पर बड़ा तुम जानते हो वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0+। बड़ा 0+ मतलब 0 से हल्की सी ज्यादा। मैं बेटा इस पॉइंट को A बोल रहा हूं, मून की सरफेस को B बोल रहा हूं और इसको C बोल रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को लगानी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, हमारा काम बन जाएगा बेटा बड़े आराम से। तो अप्लाई है बेटा, अप्लाई TMAC बिटवीन A एंड C। हल्की सी भी गलती की तो बेटा आंसर आ जाएगा गलत, है ना। थोड़ा गलती बेटा करनी नहीं है ना। हाँ बेटा देखते हो रहा सब कुछ, चलो ठीक है। ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक, m मास का पार्टिकल है, हाफ mv²। सर पोटेंशियल लिखता हूं बेटा, m मास मल्टीप्लाइड बाई यहां पर पोटेंशियल। इस पॉइंट पर पोटेंशियल दो कारणों से है, अर्थ के कारण भी है और मून के कारण भी है। अर्थ के कारण बड़ा पोटेंशियल होगा -g, मास कितना बड़ा 16m अपॉन रेडियस। प्यारे बच्चों व्हाट्स द रेडियस ऑफ अर्थ, 2a। मून की वजह से पोटेंशियल बड़ा, मून के लिए वाला पॉइंट बाहर है, बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल होता है -g मास अपॉन सेंटर से डिस्टेंस। बड़ा सेंटर से ये डिस्टेंस है 10a, ये है 2a, तो सेंटर से बड़ा डिस्टेंस हो गई 8a। बढ़िया बेटा, दैट इज इक्वल्स टू यहां पर काइनेटिक एनर्जी, बेटा यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स 0+ कैलकुलेशन पर उसके लिए बड़ा 0 ले लिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी m मास मल्टीप्लाइड बाय यहां पर पोटेंशियल दो कारणों से। पहले अर्थ के कारण पोटेंशियल आएगा -g मास अपॉन अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। बड़ा अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस है 10a, ये डिस्टेंस है 2a, तो बड़ा ये डिस्टेंस आ गई 8a माइनस बड़ा मून की वजह से बड़ा माइनस gm अपॉन बड़ा मून की वजह से यहां पर पोटेंशियल है बड़ा बोलना -gm बड़ा सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 2a। ये हमारा आंसर आ गया। और बड़ा करना है इसको सोल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को यार, बड़ा सोल्व करने के लिए तो जगह चाहिए बेटा। चलिए बेटा हमारे पास आ गया बेटा v² बाई 2
माइनस बेटा नीचे एलसीएम ले लेना बेटा, क्या ले लूँगा बेटा 8a बेटा 8a अगर मैं एलसीएम ले लूँगा बेटा माइनस जी कैपिटल M तो बेटा बाहर निकाल लो, माइनस जी कैपिटल M तो बेटा बाहर निकाल लो, M कैंसिल हो गया, 8a अगर एलसीएम लिया तो 4 से बेटा इसको मल्टीप्लाई किया 64 प्लस बेटा 1, ठीक है बेटा, हाँ बेटा बढ़िया, दैट इज इक्वल्स टू m मास बेटा माइनस तो है माइनस जी एम, ठीक है, स्मॉल m तो बेटा मैंने कैंसिल कर दिया, नीचे बेटा मेरे ख्याल से 8a बेटा एलसीएम आ गया होगा, 8 बेटा आया तो माइनस तो बेटा पहले बाहर आ गया 16 प्लस 4 बेटा प्लस 4 ही है ना बेटा, ठीक है, हमारे पास बेटा v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, जी एम अपॉन 8a बेटा, ये तो ठीक है, 64 उधर गया बेटा कितना आ गया 64 प्लस 65 बेटा उधर गया, माइनस बेटा ये कितना है 20 बेटा v की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 45 बेटा 65 माइनस 20 बेटा 45 जी एम अपॉन 4a बेटा ये वेलोसिटी आनी चाहिए बेटा, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेना, ठीक है बेटा, एक बार बेटा मैं भी चेक कर लेता हूँ बेटा, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल बेटा कितना आएगा एम मास मल्टीप्लाइड बाई इसकी वजह से पोटेंशियल बेटा माइनस जी 16 एम अपॉन 2a बेटा, इसकी वजह से बेटा माइनस जी एम अपॉन 8a बेटा, बाद में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो गई थी 0, पोटेंशियल होगी m इंटू बेटा इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल बेटा, इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस 16 जी एम अपॉन 8a और इसकी वजह से आ गई बेटा कितनी माइनस जी एम अपॉन 2a, ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर बेटा एलसीएम लिया 18 सो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर बेटा m तो m कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 8 बेटा 16 64 बेटा 64 और 1 65 बेटा, ठीक है, इधर की तरफ बेटा मैंने 8a जैसे एलसीएम लिया बेटा वैसे ही 16 तो बेटा 16 रह गया बेटा 4 और आ गया 20 बेटा कितना 20 ठीक है बढ़िया, ये वेलोसिटी आ गई। अगला सवाल बेटा ना से पूछ लिया कि वी डैश निकालो बेटा, मैंने शायद इन पॉइंट्स के नाम निकाल रखे थे, इसको a बोल दिया था बेटा, इसको C बोल दिया था और इसको B बोल दिया। अगर मुझे B पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए तो बेटा टी में से फिर से लगाओ, या तो A से B लगाओ या बेटा B से C लगाओ, कुछ ना कुछ तो करो ना, दोनों में से कोई ना कोई सा काम तो करो। तो चलिए बेटा टी में से फिर से लगाते हैं बेटा, हमारा आंसर फिर से V डैश निकालने का काम बचा है, अभी कर लेते हैं। अप्लाई TMC बिटवीन A एंड B। A पर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक है हाफ m बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा, वेलोसिटी का स्क्वायर इज 45 जी एम अपॉन 4a। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m मास मल्टीप्लाइड बेटा पोटेंशियल, इस पॉइंट बेटा पोटेंशियल किस वजह से, अर्थ की वजह से माइनस जी 16 m अपॉन 8a, सॉरी बेटा अर्थ की तो सरफेस है माइनस 16 जी एम अपॉन 2a, अर्थ की वजह से बेटा मेरे ख्याल से है माइनस जी एम अपॉन अर्थ से बेटा डिस्टेंस कितनी है 8a, दैट इज इक्वल्स टू बेटा मुझे बी वाले पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी होगी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से पोटेंशियल बेटा, अर्थ की वजह से पोटेंशियल आएगा माइनस जी 16 एम अपॉन बेटा अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बेटा कितनी है, आई होप बेटा कितनी है 9a माइनस बेटा अर्थ की वजह से कितना है बेटा, अर्थ की वजह से बेटा मून की वजह से कितना है, मून की वजह से बेटा माइनस जी एम अपॉन ए, माइनस जी एम अपॉन ए। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेटा वी डैश की वैल्यू भी आ ही जाएगी बेटा, वी डैश भी बड़े आराम से आ ही जाएगा बेटा, बताना थोड़ी हेल्प करना बेटा। बेटा ये एम 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 का बेटा रहा था तो खत्म, ठीक है बेटा।
मेरे पास आ गया बेटा उस तरफ 45 GM अपॉन 8A, बेटा यहां पर कितना आ गया माइनस 8 टाइम्स GM अपॉन A माइनस GM अपॉन 8, ठीक है, माइनस GM अपॉन 8, दैट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स V डैश का स्क्वायर माइनस 16 GM अपॉन 9A माइनस GM अपॉन A। तो बेटा V डैश का स्क्वायर अपॉन 2 की बेटा वैल्यू आ गई बेटा मेरे ख्याल से GM अपॉन A, तो बेटा कॉमन ले लो, बेटा 2 पर ले लो, बेटा देखना GM अपॉन A बेटा कॉमन ले लो, 45/8 माइनस 8 माइनस 1/8 प्लस बेटा 16/9 प्लस 1, ठीक है बेटा, प्लस 1 और बेटा ये तो माइनस 7 हो गया, ठीक है बेटा, दैट इज V डैश का स्क्वायर इज 2 टाइम्स GM अपॉन A इंटू बेटा नीचे LCM, बेटा नीचे LCM विल बी आई थिंक 72, बेटा 72, बेटा 9 इंटू 45, 9 इंटू 45 इज 405, बेटा 9 इंटू 45 इज 405, हाँ बेटा 72 इंटू 7, बेटा 72 इंटू 7 माइनस बेटा 504, बेटा ठीक है, माइनस 9 प्लस 128, बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बेटा 8 से मल्टीप्लाई करना था, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई 64, ठीक है 128, ठीक है बेटा, दैट इज GM अपॉन A, बेटा नीचे तो आ गया 36, 405 एंड 128, बेटा मेरे ख्याल से 8 और 5 13, और बेटा 2 और 1 3, माइनस 509 एंड बेटा 9 कितना हो गया 513 हो गया, थोड़ा मेरे ख्याल से आ गया, दैट इज GM अपॉन A, बेटा 533 माइनस बेटा 530 बेटा कितना 20/36, बेटा आई थिंक दैट इज बेटा 5 4 से गया, तो दैट इज 5 GM अपॉन 9, तो बेटा V डैश की बेटा वैल्यू आनी चाहिए, बेटा कितनी वैल्यू आनी चाहिए, रूट ऑफ 5 GM अपॉन 9 है, बेटा एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेना है ना, अगर मैं C से B निकालता थोड़ा और भी आसान तरीके से बेटा आ सकता था, कैलकुलेशन वाइज और आसान तरीके से आ सकता था, थोड़ा अगर आप C से B निकालते बेटा तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली यही आना चाहिए, बेटा बाकी एक बार कैलकुलेशन आप वापस से चेक कर लेना, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, काफी टाइम से बेटा हम यही सब बातें कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट आगे की बेटा कहानी और बुनते हैं। ये बेटा हमारी बात हुई किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कंपेयर करने हैं बेटा, ये निकालने हैं, ये हमारी बेटा मेन बातें थी। आगे चलते हैं बेटा, अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की जितनी बातें की वो मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो कुछ पढ़ रखा था उससे रिलेटेड था। अब बात करते हैं बेटा कुछ थोड़ी सी और डिफरेंट, जिसके लिए हमने बेटा पूरा चैप्टर बनाया है, एंड दैट इज प्लैनेटरी मोशन। हालांकि उसका बेसिस भी बेटा वही है बेटा। नेक्स्ट इज प्लैनेटरी मोशन, कि आखिर प्लैनेट्स कैसे बेटा मूव करते हैं
किसी सन के या किसी स्टार के अराउंड उसके बेटा पीछे क्या कहानी है। प्लेनेटरी मोशन के लिए बेटा हम लोग सबसे पहले केपलर्स लॉ देखते हैं। बड़ा केपलर्स लॉ देखते हैं और उसको हम बारी बारी से बड़ा लिखते भी हैं और हल्का फुल्का उसके पीछे हम थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। केपलर्स लॉ का जो बड़ा पहला लॉ है, इट सेज दैट कि प्लैनेट्स जो होंगे वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और स्टार या सन जो होगा बड़ा वो सेंटर पे होगा। सन जो है बड़ा मुंह से ऐसे सेंटर मान लो, और जो प्लैनेट है बड़ा उसके चारों तरफ आर रेडियस के सर्कल में इस तरह से मूव करता जाएगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बड़ा इस सन के और मून के बीच में, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। प्लैनेट जो होगा वो इस तरह सन को सेंटर मानते हुए बड़ा लगातार सर्कुलर मोशन करता रहेगा, या फिर जब का प्लैनेट होगा बड़ा वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मूव करता रहेगा एंड सन विल बी वन ऑफ द फोकस। बड़ा आप जानते हो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, सन विल बी वन ऑफ द फोकस एंड प्लैनेट विल मूव like this on an elliptical path. So my first Kepler's law states that कि either planet is moving along a circle or it is moving along an elliptical path. If it is moving along a circle, sun will behave like the center, and it is moving on an elliptical path, sun will behave like one of the focus. Sun will be at one of the focus. बड़ा हमारी पहली Kepler's law का पहला स्टेटमेंट है। थोड़ा इस बात को लिखिएगा। It states that planet moves along a circle having sun as center, or planet moves along an elliptical path having sun at one of the focus। बड़ा किसी एक फोकस पर आपका सन रहेगा। इलिप्टिकल पाथ बेटा थोड़ा सा हमें और डिटेल में पता होना चाहिए बेटा, तो मैं देखता हूँ बेटा हमें इलिप्टिकल पाथ बेटा हल्का सा और पता होना चाहिए। मैं इसके लिए बेटा हल्की सी बातें थोड़ी बहुत और करता हूँ। सर्कुलर मोशन का बेटा पाथ तुम्हें एग्जैक्टली पता ही है कि उसमें क्या कहानी रहती है, लेकिन इलिप्टिकल पाथ की हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन हमें और होनी चाहिए। सुनिए बेटा, ये वाई एक्सिस मान लूँ, ये एक्स एक्सिस मान लूँ, और कोई प्लैनेट इस तरह से बड़ा अगर किसी इलिप्स के अलोंग बड़ा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। सन बड़ा ऐसे किसी न किसी बड़ा फोकस पे है। ये जो लेंथ है बड़ा दिस इज ए, दिस लेंथ इज बड़ा ए, this length is B, बड़ा this length is B। एक मिनट बड़ा, this length is B। This A is known as semi major axis, बड़ा A is known as semi major axis, बड़ा B is known as semi minor axis। बड़ा A आपका सेमी मेजर एक्सिस है, बड़ा B आपका सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है ना। सुनना बेटा, ये जो बड़ा फोकस है ये आपका बड़ा सन है, इसका कोऑर्डिनेट होगा बेटा ऐसे, इस केस में -AE, 0।
बेटा माइनस ए ई कोमा 0। एक फोकस बेटा यहाँ आता है, एक फोकस बेटा यहाँ आता है। अगर मैंने सन को बेटा यहाँ माना होता तो उसका कोऑर्डिनेट था प्लस ए ई कोमा 0। ई इज बेटा योर इसेंट्रिसिटी, इलिप्स की बेटा क्या, इसेंट्रिसिटी। ई का बड़ा फॉर्मूला भी होगा, ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बेटा आप लोग एलिप्स वगैरह में बेटा पढ़ भी लोगे बेटा, ई इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, जो प्लेनेट है बेटा वो लगातार यूं चलता जा रहा है, कभी ना कभी बेटा प्लेनेट जो है वो यहां कहीं है। यहां बेटा इसकी वेलोसिटी v1 है। प्लेनेट इस टाइम पर सन से सबसे दूर है, इस टाइम पर बेटा सन से सबसे अधिक दूरी पर है। बेटा मैं इसको आर मैक्स कह रहा हूं, आर मैक्स। बेटा ये डिस्टेंस तो a है, ये डिस्टेंस ए ई है, तो बेटा ये आर मैक्सिमम के लिए होगी a प्लस ए ई। बेटा डिस्टेंस तो ये ए ई है ना, तो आर मैक्स है a प्लस ए ई। इस पॉइंट को हम बोलते हैं अपहेलियन। बेटा जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब आपका प्लेनेट रहेगा दैट पॉइंट इज योर अपहेलियन। बेटा इस तरह से पार्टिकल प्लेनेट चलते 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 यहां कहीं आएगा। बेटा जब यहां कहीं आएगा तो उसके पास स्पीड बेटा ऑफ कोर्स कुछ और होगी, लेट्स बेटा स्पीड इज v2। इस टाइम पर ये सन के सबसे नजदीक है। बेटा ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस है, ये आपका मिनिमम सेपरेशन है बेटा प्लेनेट का और सन के बीच का। टोटल डिस्टेंस बेटा ए थी, उसमें ए ई डिस्टेंस ये है, तो बेटा दिस डिस्टेंस इज ए माइनस ए ई। बेटा दिस पॉइंट इज नोन एज पेरीहेलियन। सबसे दूर वाले पॉइंट बेटा क्या बोलेंगे हम, अपहेलियन, एंड सबसे नजदीक वाले बेटा पॉइंट को बोलेंगे पेरीहेलियन। सबसे दूर वाला अपहेलियन, सबसे नजदीक वाला पेरीहेलियन। ठीक है बेटा, एक लास्ट पॉइंट और बेटा, मैं प्रूव नहीं कर रहा बेटा इन सब बातों को बेटा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये सब बात बेटा आप लोगों ने हो सकता है बेटा एलिप्स वगैरह में पढ़ रखी हो कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एक पॉइंट और बेटा, अगर ये एलिप्स है तो इस एलिप्स का जो एरिया होगा बेटा इट विल बी पाई ए बी। बेटा पाई ए बी, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस, बेटा बी इज योर सेमी माइनर एक्सिस। बेटा ये इसका एरिया होगा। ये बेटा सारी बातें मैंने ना प्लेनेटरी मोशन के लिए नहीं बोली है, मैंने मोस्ट बेटा ऐसे इलिप्स के लिए बोली एक तरह से ना। ऐसी बातें थी बेटा जो हो सकता है कि आप लोगों ने कभी न कभी बेटा इस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर इलिप्स को लेकर कभी न कभी पढ़ी है। फेयर इनफ। चलिए बेटा, तो प्लेनेटरी मोशन में बेटा मेरे पास पहला स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर सा था कि या तो आपका जो प्लेनेट होगा वो सन को सेंटर मानते हुए सर्कुलर मोशन करेगा, या बेटा वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा और सन जो होगा उसका वन ऑफ द फोकस पे होगा। अगर बेटा सही कहूँ तो बेटा इसको आप इस तरह से बांट सकते हो इलिप्स में। 2-4 इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेटा मस्ट है। बेटा पहले ये कि सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सेमी माइनर एक्सिस क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी बेटा ए और बी के साथ किस तरह से रिलेटेड है, एरिया क्या है, पेरीहेलियन और एपहेलियन पॉइंट्स कौन से हैं। कोई बहुत टफ सवाल आया, कोई ओलंपियाड का सवाल आया बेटा, उसमें इस तरह की चीज़ें काम आ सकती हैं बेटा। बाकी तो ठीक है ना, कोई बहुत ऐसा बड़ा टास्क भी नहीं है ना। आगे चलिए बेटा, हमारा पहला लो हो गया। पहला लो सिर्फ और सिर्फ मोशन को रिलेट करता है कि मोशन कैसा होगा एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा लो, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अच्छा लो है बेटा, हम इसे प्रूव भी करेंगे बेटा। ठीक है, बहुत बड़ा टफ टास्क है नहीं बेटा, प्रूव कर सकते हैं अपन इसको बेटा आराम से बेटा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। बेटा लॉ तो बात की बात है, पहले इस बात को सोचते हैं कि आखिर ये एरियल वेलोसिटी क्या है। भाई बाकी बात तो हो जाएंगे बेटा, पहले पता तो करें कि एरियल वेलोसिटी क्या है। तो सुनना बेटा, मान लीजिए बेटा आपके पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये बेटा आपका कोई ना कोई प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट का बेटा इस तरह से एलिप्टिकल मोशन। ये बेटा आपका सैटेलाइट, सॉरी बेटा ये आपका सन, और यहां कहीं बेटा आपका प्लैनेट, और इस प्लैनेट के पास बेटा मान लीजिए ऐसे कोई ना कोई वेलोसिटी है v।
ये मेरे बच्चे टाइम है t। ठीक है, मैं भी डिफाइन कर रहा हूं कि एरियल वेलोसिटी क्या है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी बात की बात है। ठीक है, तो बेटा प्लेनेट के पास वेलोसिटी है इस तरफ v, थोड़े से टाइम बाद बेटा प्लेनेट पहुंच गया यहां और टाइम हो गया t प्लस dt। बेटा बहुत बड़ा टाइम इंटरवल नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है। तो प्लेनेट जो है बेटा वो यहां कहीं पहुंच गया। सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसने ये वाला एरिया स्वेप्ट किया है, ये वाला एरिया स्वेप्ट किया है dt टाइम के अंदर, ये वाला एरिया स्वेप्ट किया है। ये जो एरिया स्वेप्ट किया है बेटा मैं इसको लिख रहा हूं dA। किसने स्वेप्ट किया है? सन और प्लेनेट को जोड़ने वाले लाइन ने ये एरिया स्वेप्ट किया बेटा, स्वेप्ट ऐसे एक तरह से सन और प्लेनेट को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग बेटा ऐसे कोई झाड़ू रख दो और dt टाइम के अंदर बेटा अगर प्लेनेट यहां से यहां आ गया तो बेटा उस झाड़ू ने ये इतना एरिया स्वीप किया है, स्वेप्ट किया है। दिस एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, बेटा क्या? एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज योर एरियल वेलोसिटी। बेटा दिस इज योर एरिया स्वेप्ट divided by time taken, and this is of course your aerial velocity। इसकी यूनिट बेटा आप लोगों को नजर आ गई, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऊपर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, कितना एरिया स्वीप किया कितने टाइम में, बेटा दिस इज योर एरियल वेलोसिटी। अभी तक लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी नहीं कहा है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एरियल वेलोसिटी है क्या वो बताया है। ये भी देख लेंगे कि एरियल वेलोसिटी का लॉ क्या है, पहले बेटा ये चेक कर रहे हैं कि एरियल वेलोसिटी क्या है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एरियल वेलोसिटी क्या है। सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली लाइन ने बेटा कितना कितना एरिया स्वीप किया है, बेटा इसे हम क्या बेटा एरियल वेलोसिटी कह रहे हैं। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी स्टेट्स दैट aerial velocity for a planet is constant। किसी एक प्लेनेट के लिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब वो हर बार बराबर 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 टाइम में एरिया स्वीप करेगा। मैं इसको अलग तरह से बोलता हूं कि सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो हर बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर एरिया स्वीप करेगी। बड़ा इस बात को लिख भी सकते हो, law of aerial velocity states that area swept by line joining sun and planet is constant। सन और प्लेनेट को जोड़ने वाले जो लाइन है वो हर बराबर बराबर एरिया में बराबर बराबर बेटा हर बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर एरिया स्वीप करेगी बेटा। दैट्स इट, बढ़िया पॉइंट है। हम बेटा ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ बोल दिया और आप मान लो, बेटा हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए बेटा प्रूव करते हैं। हालांकि बेटा प्रूव करने के लिए अच्छी खासी मैकेनिक्स आनी चाहिए, बट ठीक है बेटा अपन ने पढ़ रखी है इसलिए कोई इतना इशू है नहीं ना। हालांकि बेटा ठीक है, प्रूव बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्विक्शन के लिए, मुझे लग रहा आपके पास टाइम है तो प्रूव कर लेते हैं। चलिए बेटा प्रूफ सुनिए बेटा। ये बेटा कोई एलिप्स ऐसे, ये बेटा आपके पास सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली बेटा ये लाइन, प्लेनेट पर इकलौता फोर्स लग रहा है वो बेटा ऑफ कोर्स सन की तरफ, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और प्लेनेट को जोड़ने वाला जो वेक्टर है बेटा मैंने इस वेक्टर को आर वेक्टर बोल दिया है। और प्लेनेट के पास इस टाइम पर बेटा मैंने वेलोसिटी मान ली है v। वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। प्लेनेट और सन को जोड़ने वाली सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है बेटा वो ये है आर वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे। ये कहानी है टी टाइम की। थोड़े से चिन्ने से टाइम बाद
टाइम हो गया t प्लस डी टी। इतने टाइम में आपका प्लेनेट यूं चल लेगा, थोड़ा सा टाइम है तो हम बड़ा इसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगी यू नो इट वेरी वेल, बड़ा इट विल बी v इंटू डी टी। छोटा सा टाइम है इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया, छोटे से टाइम में तो तुम स्ट्रेट लाइन मान ही सकते हो। मैं बड़ा ये एरिया निकालने के मूड में हूं, अभी निकाल लेंगे। बड़ा ये डिस्टेंस r है, यहां से बड़ा परपेंडिकुलर खींच दो, ठीक है। अगर ये VDT है, ये एंगल ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल बड़ा वापस तेरे पास थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स ये VDT cos थीटा है, और ये जो परपेंडिकुलर है बेटा ये है तेरा VDT का sin थीटा। छोटा सा चेंज आया बेटा टाइम का, तो ऑफ कोर्स ये वाले लेंथ और ये वाला लेंथ मोर और लेस बेटा सेम ही रहेगी। मैं कहूं बेटा ये छोटा सा एरिया लिख, तो मेरे बच्चे लिखेंगे ये छोटा सा एरिया आएगा हाफ, बेटा ट्राइंगल मान लो इसको, और ट्राइंगल मान लूंगा ना बड़े आराम से लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस। बड़ा बेस में चाहे इसे r लिखो चाहे इसे r लिखो, बड़ा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बड़ा हाइट इज ऑफ कोर्स बड़ा बोलना कितनी है, हाइट है बड़ा VDT sin थीटा। मुझे तो एरियल वेलोसिटी चाहिए, एरियल वेलोसिटी इज कितना, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम dA बाई dt। बेटा dA बाई dt किया तो मेरे पास आ गया दैट इज RV sin थीटा अपॉन 2। सर ये कांस्टेंट है, कैसे प्रूव करोगे? करूंगा बेटा, सुनना भी। इस प्लेनेट पर इकलौता फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? सन। ऐसे तो सन के अबाउट इस प्लेनेट पर जो टॉर्क आएगा बेटा वो 0 आएगा, क्योंकि इकलौता फोर्स है प्लेनेट पे, और वो फोर्स भी बेटा कहां से पास हो रहा है? सन से। तो सन के अबाउट इस प्लेनेट पर लगने वाला टॉर्क बेटा क्या आएगा? 0, क्योंकि बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन बेटा फोर्स अगर यहीं से पास होगा तो उसका टॉर्क तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि टॉर्क ऑन प्लेनेट अबाउट सन इज 0। और आप जानते हो कि बेटा जिस भी एक्सेस या बेटा जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है उसके अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। इट मींस दैट वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। ये कंजर्वेशन थ्योरम बड़ा क्या कहती है? ये कहती है कि इसका मतलब सन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्लेनेट इनटू मास वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इनटू बड़ा इस प्लेनेट की सन से डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल बेटा कितना आएगा? थीटा। बेटा ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये बेटा हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था एम इंटू आर क्रॉस वी। बेटा एम इंटू आर क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड तो एम आर वी साइन थीटा होगा। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम। बेटा मैं इसमें वी आर साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर वी आर साइन थीटा को आप बड़े आराम से लिख सकते हो L बाई एम। और हम जानते हैं कि टॉर्क तो आपका 0 है, टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास वैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो कि ये जहां कहीं वी आर साइन थीटा लिखा हुआ है, वी आर साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको हम L बाई एम लिख सकते हैं, और ये हो गया है L अपॉन 2m। हमारी एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है L अपॉन 2m। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि एरियल वेलोसिटी इज dA बाई dt इज, बड़ा हो सकता है कभी किसी टफ सवाल में काम आ जाए, dA बाई dt हमेशा L अपॉन 2m के बराबर होगा, साथ ही साथ L भी फिक्स, 2 भी फिक्स, m भी फिक्स, सो इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। हमने बड़ा प्रूव कर दिया इस बात को कि हमारी जो एरियल वेलोसिटी होगी बेटा वो कांस्टेंट आएगी। हालांकि मैंने सिर्फ ये प्रूव नहीं किया कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, मैंने ये भी प्रूव किया कि एरियल वेलोसिटी का अगर कोई फॉर्मूला अगर याद करना चाहो तो L अपॉन 2m हो सकता है बेटा कभी काम आ जाए, हो सकता है बेटा कभी काम भी आ जाए यार। अब क्या कहें बेटा, आ सकता काम है ना। चलिए बेटा, एरियल वेलोसिटी
बेटा हमारे पास L/2m है और L आपका फिक्स है, 2 बेटा कांस्टेंट है, मास बेटा वैसे कांस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स आपकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कोई बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है सर, काम आएगा? हाँ बेटा बिल्कुल काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 2 एग्जांपल देता हूं बेटा। एक तो ऐसे फील वाला ये है कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई प्लेनेट है जो बड़ा कोई इस इलिप्स के लॉन्ग भाग रहा है, ये सन है, ठीक है ना। प्लेनेट और सन को जोड़ने वाले बेटा लाइन ये रही। dt टाइम के अंदर ये प्लेनेट चलते चलते बेटा यहां आ गया, dt टाइम इंटरवल में बेटा चलते चलते यहां आ गया, ठीक है। तो ये आपका बेटा मान लीजिए एरिया स्वेप्ट है d। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हर dt टाइम के अंदर ये जो एरिया स्वेप्ट होगा ना, ये हमेशा da होना चाहिए। अब जरा सोचो कि ये तो पॉइंट था अपना बेटा अपहेलियन वाला, जब सबसे दूर था। जब मैं कहूं पेरीहेलियन वाले पॉइंट पे होगा, तो आप बोलोगे कि सर पेरीहेलियन वाले पॉइंट पर इतना ही एरिया स्वेप करने के लिए प्लेनेट को ज्यादा जाना पड़ेगा। dt टाइम के अंदर